सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक चैनल में मैं देख रहा था, डिबेट चल रहा था एक एथिस्ट से एक थिस्ट का, यानी एक ईश्वरवादी से एक अनिश्वरवादी का। तो जो अनिश्वरवादी हैं वे कह रहे थे कि ये योग ध्यान वगैरह सब बकवास है, इसका क्या प्रमाण है, क्या वैज्ञानिक प्रमाण है। और इसे मानने का क्या कारण है, ये मूर्ख बनाया गया है ऋषियों के द्वारा। हालांकि जो थिस्ट थे, जो ईश्वरवादी थे, वो प्रयास कर रहे थे रखने का, लेकिन उनके तर्कों को खारिज किया जा रहा था और प्रमाण लगातार मांगा जा रहा था कि बिना प्रमाण के सब बकवास है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो डिबेट में जाते हैं उनसे, जब भी डिबेट में जाएं तो प्रमाण ले करके जाएं, क्योंकि प्रमाण मांगना तो वास्तव में उनका हक है और प्रमाण देना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप प्रतिपादन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो प्रमाण आप ही को देना होगा। और चूंकि आप उसे प्रयोग नहीं करा सकते, कोई एथिस्ट प्रयोग नहीं करता है, वह तो प्रयोग की हुई चीज़ें हैं जिसको वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया हुआ है, उसी को वह उलटता रहता है, उल्टी करता है, उसी की स्वयं का भी प्रयोग नहीं करता, बस दलीलें देता है, तर्क प्रस्तुत करता है, जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है उसी पर करता है, यानी स्वयं नई खोज, नया अनुभव नहीं करना चाहता। तो प्रमाण आपको देने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, प्रमाण के विषय में भी यह समझ लेना चाहिए, आखिर प्रमाण कहते किसको है। पहले तो प्रमाण पर ही बात होनी चाहिए। प्रमाण का मतलब हो गया एक के जरिए दूसरे को सिद्ध करना। प्रमाण के लिए सदैव कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, जिस चीज़ के संदर्भ में हम सिद्ध कर रहे हैं उससे भिन्न, तभी हम प्रमाण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें सूरज से पृथ्वी की दूरी का प्रमाण देना है, तो पहले सूरज के अस्तित्व का प्रमाण, फिर पृथ्वी के अस्तित्व का प्रमाण, ये अलग अलग हो गए। फिर इनके मध्य की दूरी को नापने के लिए जो मेथड अपनाया गया है वह उसका प्रमाण, फिर जो मशीनें हैं उसका प्रमाण, और फिर जो ऑब्जर्वर है, जो उसको देख रहा है, जिसने डाटा प्रस्तुत किया है, जो आंकने वाला है, उसका प्रमाण। और वह भी स्थिर है कि चल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से भी दूरियां बदल जाती। तो प्रमाण सदैव एक के जरिए दूसरे को सिद्ध करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसके जरिए हम सिद्ध करते हैं। लेकिन क्या हो, जब कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं, तब कैसे कोई सिद्ध करेगा। तब तो सिर्फ वह व्यक्ति अपने अनुभव से ही जो सिद्ध कर ले, उसका प्रमाण एक ही अर्थ में हो सकता है कि तुम भी आओ और तुम भी प्रयोग करके देखो, ऐसे ऐसे जैसे कि मैंने किया है। ऋषियों के पास कोई ऐसे बहुत बड़े लंबे चौड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, और उस वक्त यह जरूर है कि आज के समय में विज्ञान इतना भी उस समय आगे नहीं था, लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक विज्ञान की बात है तो वह तो निश्चित ही पूर्ण विकसित था। उन लोगों ने अपने पर प्रयोग किए, स्वयं को प्रयोगशाला बनाया और स्वयं की अनुभूति होती है।
कम से कम आप स्वयं के लिए तो संतुष्ट हो जाएंगे, दूसरे को भले आप प्रमाणित ना करें, स्वयं तो संतुष्ट हो जाएंगे, स्वयं तो प्रमाणित हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको जुकाम हुआ है और आपने प्राणायाम किया और जुकाम आपका ठीक हो गया, तो प्रमाणित तो हो गया ना कि ठीक हुआ है। तो आप इसे कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं। तो योग की जितनी विधाएं हैं उन सभी की टेस्टिंग होती है, अलग अलग तरीके से टेस्टिंग होती है। तो खैर, आज मैं आपको यहाँ पर ध्यान का प्रमाण देने जा रहा हूँ, जो कि योगियों के द्वारा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। वे जो कि ध्यान को और इन सबको नहीं मानते हैं, उन लोगों ने जो प्रमाण किए, यानी जो सेकुलर एटीट्यूड के हैं, उन लोगों के द्वारा जो प्रमाण जुटाए गए और कहे गए, उसके विषय में आज आपको बताता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर की रासायनिक गतिविधियां बदल जाती हैं। शरीर में रसायन का उत्पादन और रसायन का ओरिएंटेशन और रसायन का डिस्ट्रीब्यूशन ये बदल जाता है। यानी जो रसायन पैदा होने हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, वो हो जाएंगे। कोई रसायन कहीं है मस्तिष्क में है तो हो सकता है अंगों में आ जाए, या अंगों में है तो मस्तिष्क में चला जाए, या उसका विसर्जन हो जाए पसीने के माध्यम से, या पेशाब के माध्यम से, या टट्टी के माध्यम से, या स्लीप में। भिन्न भिन्न प्रकार के रोग इससे प्रभावित होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं, वो ठीक होते हैं, या भी जांचा जा सकता है उन रसायनों के माध्यम से जो शरीर में बन रहे हैं। और हमारे दिमाग की जो तरंगे हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब जो तरंगे हैं, इनको भी आंका जा सकता है। आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो गया है। fMRI मशीन है, इसके द्वारा माइंड की इमेजिंग की जा सकती है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका नाम है। तो रेजोनेंस इमेजिंग के जरिए हमारे मस्तिष्क के छोटे से छोटे हिस्से का भी जो है पूरा का पूरा फोटो आ जाता है, उसको देखा जा सकता है, इमेज आ जाता है, कंप्यूटर पर भी आ जाएगा और उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। उन्हीं प्रमाणों को मैं आपको कुछ बतलाने जा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि दावे कैसे हैं। तो हम लोग का शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बनता है, कोर्टिसोल है, और केमिकल है, एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, वासोप्रेसिन है, अर्जिनिन वासोप्रेसिन है, और एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, एड्रेनालिन है, और गाबा है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ये है, ग्लूटामेट है, तो सेरोटोनिन है। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन हैं। तो उन सभी का हम देखेंगे कि इस मेडिटेशन से क्या असर आता है और किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रमाण दिए हैं। आज शुद्ध रूप से प्रमाण पर ही बात होगी। इसको भी एक चुनौती के रूप में लिया जाता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं और रिजेक्ट कर देंगे, सीधा हताश कर देंगे। लेकिन बिल्कुल ही साइंटिफिक है यह, बल्कि अभी तक साइंस जहाँ पहुँचा है उससे भी आगे अध्यात्म पहुँच चुका है। इसलिए क्योंकि साइंस जो है मीटर पर आधारित है और सापेक्षिक चीज़ों पर आधारित है, लेकिन वे सापेक्षिक चीज़ें फिर कहाँ से किस निरपेक्ष से आती हैं, उसकी सूक्ष्मता क्या हो सकती है, वहाँ तक अभी नहीं गया है, तो वह अप्रमाणित हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो प्रमाणित होता है। खैर, अब हम आते हैं अर्जिनिन वासोप्रेसिन पर। यह जो है ये हार्मोन एबीपी, यह जो है जब मेडिटेशन कराया गया 8 सप्ताह तक,
तो पाया गया कि इसका लेवल जो है वह जो मेडिटेशन कर रहे थे उनका लेवल ये बढ़ गया, ये 2.6 से 7.1 टाइम्स ज़्यादा हो गया जो नहीं कर रहे थे उनसे, यानी जो कंट्रोल सिस्टम थे उनसे। और नॉर्मल प्लाज्मा में इस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा पाई गई। और इस प्रयोग को जो किया गया था वो हैलोरेन थे और जेपी, इनकी टीम ने किया था 1985 में। इस हार्मोन से जो हमारा पॉजिटिव इमोशंस देखा जाता है, भावनात्मक जो है किस तरह से हम व्यवहार करते हैं वो देखा जाता है। ये मेमोरी स्मृति को बढ़ाने से, मेमोरी इम्प्रूवमेंट से इसका मतलब होता है ये जो है हमारे सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है, ये हमारी सक्रियता को भी बढ़ाता है। अब एक प्रयोग हुआ एम बुजाटी और पी राइडर के द्वारा और एम बुजाटी के द्वारा हुआ 1976 में। और इसमें इन्होंने जो प्रयोग किया तो देखा गया कि मेडिटेशन जब कराया गया वही 8 सप्ताह तक, तो पाया कि जिनको नहीं कराया जा रहा था उसकी अपेक्षा सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, इन सब का लेवल जो है बढ़ गया था जो कर रहे थे उनमें, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज था। तो इसलिए इनका प्रयोग भी एक दृष्टांत के रूप में दिया सकता है, प्रमाण के रूप में दिया सकता है। ब्लड सीरम में इनका जो कंसंट्रेशन है, ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, यह मेडिटेशन के बाद जो पाया गया कहीं बढ़ा हुआ, तो उसमें से एक है कि एसिटाइल कोलिन नाम का केमिकल है, न्यूरोकेमिकल है यह, यानी नर्वस सिस्टम पर यह काम करता है, ब्रेन में यह काम करता है। और ब्रेन के जो फ्रंटल लोब है, आगे का हिस्सा, उसमें यह पाया जाता है। तो जो मेडिटेशन जब कराया गया तो उसके बाद पाया गया कि यह जो है बढ़ जाता है, यह हमारे अटेंशन को बढ़ाता है, यानी किसी भी चीज़ पर फोकस करने को यह बढ़ाता है, अपने स्वयं के प्रति सजगता को बढ़ाता है, और हम किस तरह से अपने को ओरिएंट कर लेते हैं उसकी जो क्षमता है उसको भी यह बढ़ाता है। इस प्रयोग को ए न्यूबर्ग और जे इवर्सन ने 2003 में किया था। तो ये देखा गया कि यह जो है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है जो मेडिटेशन करते हैं, और दूसरे में नॉर्मल जैसा रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा है जो हमारी जो लंबी स्मृति है उसके लिए और हमारी सजगता के लिए, चैतन्यता के लिए यह हार्मोन बहुत ही अच्छा माना जाता है, एसिटाइल कोलिन। अब इसके बाद एक प्रयोग कजार की टीम ने किया था 2002 में। तो कजार की टीम जो थी, इसने देखा कि जब मेडिटेशन कोई करता है तो भीतर से जो एक डोपामाइन प्रोटीन होता है जो कि जॉय के लिए, खुशी के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो भविष्य के लिए और अतीत की जो चिंताएं हैं उससे मुक्त होने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो कहीं पर नियंत्रण करने की जिन लोगों में महत्वाकांक्षा होती है, वह महत्वाकांक्षा घट जाती है जब डोपामाइन प्रोटीन बढ़ जाता है। तो यानी जिनमें खुशी कम होगी वे महत्वाकांक्षी ज़्यादा होंगे, ऐसा इसका है। और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की जो इच्छाएं होती हैं वह इसमें दब जाती है। तो यह पाया गया, कजार ने पाया कि मेडिटेशन करने वालों में यह डोपामाइन प्रोटीन बढ़ गया था, दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ गई थी, और
स्वयं अलूफ रहना, स्वयं में मस्त रहना, ये इसका गुण है। तो ये बढ़ गया था, इसीलिए जो ध्यान करते हैं उनमें ये बढ़ा हुआ रहता है और वे मस्त रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। खुद ही अकेले भी हैं तो वो उनको सताता नहीं है, चिंताएं नहीं सताती, एंग्जाइटी नहीं होती उनको। उसी तरह से एक प्रयोग किया गया जो लू की टीम ने किया था, लू और उनकी टीम ने किया था 1999 में। और जब उन्होंने एक प्रयोग किया तो मेडिटेशन का, उसमें पाया कि जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कि रोकते हैं डोपामाइन प्रोटीन के रिलीज को, वह जो है उसकी मात्रा घट गई है। उसको वहाँ बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसके कारण डोपामाइन के प्रोटीन बढ़ जाता है। तो डोपामाइन प्रोटीन उन्होंने पाया कि कितना बढ़ गया, तो 65% बढ़ गया। और जो भावनात्मक जो ब्रेन रीजन था वह सक्रिय हो गया, ऐसा दिखा। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी पाया कि जो थीटा एक्टिविटी है ब्रेन में, थीटा वेव्स जो हैं ब्रेन वेव में, यह काफ़ी सूक्ष्म वेव होता है जो कि ध्यान के समय ही उपस्थित होता है और नींद में भी होता है, गहरी नींद में। तो थीटा वेव पाया कि बढ़ गया है। तो यह भी हमें एक प्रमाण के रूप में मिलता है कि मेडिटेशन से क्या इफेक्ट आते हैं। इसके बाद एक और केमिकल है, न्यूरोकेमिकल्स, जो एपिनेफ्रिन जिसको कहा जाता है। इस एपिनेफ्रिन की वजह से ही हम लोगों में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, यानी या तो हम लड़ेंगे किसी शत्रु को देख करके या भाग जाएंगे। दो ही तरीका होता है। अगर हमें लगता है कि हम इसे लड़ सकते हैं, इसे हम परास्त करते हैं, मार सकते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं। या लगता है कि ये शत्रु जो है काफ़ी मजबूत है हमसे, तो अब हम यहाँ से भाग लेते हैं, जितनी तेजी से भागते हैं। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा और मांसपेशियों में खून का बहाव भी बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो यह जो एपिनेफ्रिन का जो लेवल है, ये पाया गया कि यह घट जाता है। एपिनेफ्रिन से भय की भी उत्पत्ति होती है। तो जो लोग ध्यान किए उसमें पाया गया कि एपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो घट गया। इसका अर्थ है उन्हें भय की कमी हो गई। इसका अर्थ है कि वो भागने के या मारने के दोनों के ही मूड में नहीं है। तो वे न भागेंगे न मारेंगे, न क्षति पहुंचाएंगे और न ही भागेंगे। तो उनमें शौर्य की भी कमी नहीं होगी और वे उद्दंड भी नहीं होंगे और वे उस तरह से भागने की बात नहीं है। तो अभय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रयोग को के.जी. वाल्टन ने किया था 1995 में और J.R. इन्फेंटे ने किया था 2001 में, और ऐसा पाया गया। तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब इसके बाद एक और प्रयोग पर हम जाते हैं जो डी चुग ने किया था 1987 में। इसमें देखा जाता है कि जो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, तो उसमें एड्रिनल मेडुला होता है जिसे कि एड्रिनलिन निकलता है। तो ये जो एड्रिनलिन है, यह जो मेडिटेशन जिन लोगों ने किया उन्हें पाया गया कि एड्रिनलिन की मात्रा कम निकली। एड्रिनलिन जब बढ़ जाएगा तो व्यक्ति अशांत हो जाएगा, ताकत तो बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, भागने की शक्ति आएगी, लेकिन अशांति आ जाएगी। तो शांति का ये एड्रिनलिन जो है अगर कम हो जाए, यानी नॉर एड्रिनलिन की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाए तो ट्रैंक्विलिटी बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है, मस्तिष्क शांत होता है, बहुत भाग दौड़ की इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति संतुष्ट होता है।
तो सेटिस्फैक्शन और ट्रैंक्विलिटी, शांति ये इसमें आती है। और ये डॉक्टर च्यूब ने पाया कि ऐसा ही है कि व्यक्ति जो है शांत हो गया और प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया। अब उसी तरह से एक और केमिकल होता है जिसको गाबा कहते हैं, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। यह जो होता है गाबा, यह हमारे सीरम में आ जाता है। इससे इसका लेवल जो है कितना आगे बढ़ेगा कि कम होगा, उसके आधार पर हमारे बहुत सारी गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो यह कॉर्टेक्स में हमारे पाया जाता है। और यह जो है हम कैसे शांत रह सकते हैं, अपने को काम रख सकते हैं, कैसे एंग्जाइटी को हम दूर कर सकते हैं, कैसे जो है हम खुशी को अपना बढ़ा सकते हैं। तो सेरोटोनिन को भी ये करता है, कोर्टिसोल को दबाता है, जो कि हमारे में स्ट्रेस लाता है, उसको यह रसायन दबाता है। तो जो हमारे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और भूलने की जो बीमारी होती है, इंसोम्निया जो होता है, तनाव, तो उन सब को यह घटाता है, कम करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पैनिक डिसऑर्डर होता है। तो ये पाया गया कि जो मेडिटेशन कर रहे थे उसमें तकरीबन 22% की वृद्धि हो गई। जो लोग शराब पीते हैं या मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं या जो तंबाकू वगैरह भी खा रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या किसी प्रकार से एडिक्ट हैं, जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा भोजन लेने के भी एडिक्ट हैं उनमें, या कुछ लोग यहाँ तक कि शॉपिंग करते हैं उसके भी एडिक्ट हो जाते हैं, उनको शॉपिंग रोज़ कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है। तो इन सब में जो गाबा है इसकी मात्रा कम पाई गई, इनमें इनकी डेफिशिएंसी पाई गई है। तो यह एज को भी हमारे बढ़ाता है। अगर गाबा कम होगा तो एज भी हमारा घट जाएगा, हमारी इम्यूनिटी घट जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन दोनों के बैलेंस को ये बनाने का काम आता है। तो यह जो है प्रयोग A.N. इलियास और A.F. विल्सन ने 2000 में किया था और उन्होंने पाया था कि 2 से 8 सप्ताह तक मेडिटेशन कर लेने पर जो गाबा है उसकी मात्रा जो साधक है उसमें काफ़ी बढ़ जाती है और साधक बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी उत्तेजना बहुत घट जाती है और वह संतुष्टि का जीवन यापन कर सकता है। अब एक है C.C. स्ट्रीटर, 2007 में इन्होंने प्रयोग किया था और इनका पब्लिकेशन जो है छपा था जर्नल में अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इस नाम से जो जर्नल आता है उसमें इनका छपा था रिपोर्ट। इन्होंने 1-1 घंटा 8 सप्ताह तक कराया था सेशन और 1-1 घंटा रीडिंग का भी सेशन कराया था। तो इन्होंने पाया था कि जो मेडिटेशन करते हैं उनमें गाबा की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो योग और ध्यान से, माइंडफुलनेस से, वेस्ट में ध्यान को माइंडफुलनेस भी आजकल करा रहे हैं, तो नाम बदल रहे हैं योग के, क्योंकि उन लोग को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उन लोग में ईर्ष्या की भी भावना है वेस्ट में, अमेरिका में, कि भारत के योग को मान्यता, योग ध्यान को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उससे उनका ईसाई धर्म खत्म होगा। तो अपने ईसाई धर्म को बचाने के लिए वे क्या करते हैं, कहते हैं चीज़ वही रहेगी, नाम बदल देंगे, यानी सब आसन का नाम बदल देंगे, बदल देंगे आसन का नाम।
प्राणायाम का नाम बदल देंगे, प्रत्याहार का नाम बदल देंगे, धारणा का नाम बदल देंगे, ध्यान का नाम बदल देंगे, समाधि का नाम बदल देंगे, सब चीज़ का नाम बदल देंगे, परंतु चीज़ तो वही रहेगी, उसके प्रभाव भी वही रहेंगे। तो ये ट्रेंड चला हुआ है वहाँ पर। तो माइंडफुलनेस उसी के अर्थ में कहते हैं। वे लोग ध्यान को आजकल माइंडफुलनेस भी बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा शब्द हम लोगों ने खोज लिया, जबकि वो वास्तव में ध्यान से हल्का ही शब्द है। अब इसके बाद एक प्रयोग हाटे और उनकी टीम ने किया था 1995 में। तो हाटे ने पाया कि जब मेडिटेशन करा दिया जाता है तो ग्लूटामेट का जो लेवल है, यह भी न्यूरोकेमिकल है, तो ग्लूटामेट का लेवल बढ़ जाता है। यह जो है बीटा एंडोर्फिन, जो कि हमारे दर्द को कम करता है, दुख को कम करता है, इसकी मात्रा को यह बढ़ाता है, यह रिलीज करवा देता है हाइपोथैलेमस से। तो इसका यह खेल है ग्लूटामेट का, जिससे बीटा एंडोर्फिन निकल जाता है। ये हाटे की टीम ने 1995 में हम लोगों को बताया, ये उसका प्रमाण है। तो जे इवर्सन और ए न्यूबर्ग की टीम ने 2003 में प्रयोग किया, जिसमें कि उन्होंने प्रयोग नॉरएपिनेफ्रिन पर किया था, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। जो स्टोर्ड जो ग्लूकोज होता है उसको रिलीज कर देता है ब्लड में, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देता है, और यही हम लोग को रिलैक्स कराता है। तो उन्होंने पाया कि जब मेडिटेशन जब होता है तो जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये इसका स्तर गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ACTH, कॉर्टिसोल, ये सभी डिक्रीज हो जाते हैं। उसी तरह से एक प्रयोग किया गया, वाल्टन और उसकी टीम ने किया 1995 में, और सालबर्ग ने 2004 में किया, और बुजैटी ने 1976 में भी प्रयोग किया, और न्यूबर्ग और इवर्सन ने 2003 में भी प्रयोग किया। और उन्होंने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि जब ध्यान करा जाता है तो व्यक्ति में जो सेरोटोनिन है, इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि उनमें कॉग्निटिव वैल्यू बढ़ जाती है, पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, सेटिस्फैक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, माइंड का अलर्टनेस बढ़ जाता है, और उसका सही सही भाषा के ऊपर प्रयोग करना में भी उसका बहुत अच्छा रहता है। संतुलित भाषा का प्रयोग वो करने लगता है। ACTH जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है। ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह, और कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल की भी एक्टिविटी जो है, जो इसकी मात्रा है, इसकी सक्रियता है, वो घट जाती है ध्यान करने से। ये बेबन ने पाया 1980 में, और जेवनिंग की टीम ने पाया 1978 में, और केमी की टीम ने 2000 में इसी को आंका, और माइकल की टीम ने 1979 को, और सुब्रमण्यम की टीम ने 1980 को, और सुत्सोंग की टीम ने 1991 को इसी चीज़ को जाना और पाया। यह भी एक प्रमाण आता है। अब इसके बाद एक प्रयोग है आर मिश्रा के द्वारा, और सी बार्लास के द्वारा, और डी बैरोने के द्वारा 1993 में जो किया गया था। और इस प्रयोग में उन्होंने मेडिटेशन कराया और पाया कि मेडिटेशन करने से बीटा एंडोर्फिन जो होता है, जो दर्द को कम करता है और सुख शांति और जॉय लाता है, उसकी मात्रा 70% बढ़ गई थी। उनसे जो नहीं करते थे उनकी अपेक्षा में 70% तक की मात्रा बढ़ी भी पाई गई। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण होता है।
अब इसके बाद एक प्रयोग किया गया सत्संग ने और वी चैतनीज ने और के वैल्यूवन ने 1991 में किया था और आर जेवनिंग ने 1978 में प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में देखा गया था कि कोर्टिसोल की मात्रा क्या होती है। तो जब मेडिटेशन कराया गया तो 8 सप्ताह में देखा गया कि ये कोर्टिसोल की मात्रा तो बहुत डाउन हो गई। ये जो कोर्टिसोल होता है ये हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देता है, ये हमारी हड्डी को के घनत्व को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस इससे हो जाता है। और ये जो है ब्लड प्रेशर को भी यह बढ़ा देता है और थायराइड की जो गतिविधि है उसको यह घटा देता है और हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको यह पतला कर देता है, कमज़ोर कर देता है। यह हमारी इम्यूनिटी को भी गिराता है कोर्टिसोल और हमारे में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सूजन पैदा करता है। तो जहाँ जहाँ सूजन पैदा होती है जान समझ लेना चाहिए कोर्टिसोल बढ़ गया। तो देखा गया कि मेडिटेशन करने से इसकी मात्रा एकदम कंट्रोल में आ गई। तो यह भी प्रमाणित किया है और इन वैज्ञानिकों ने किया। अब इसके बाद एक और जो रसायन है उसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन रसायन जो है ये स्लीप हार्मोन कहा जाता है, ये सुलाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन ये कैंसर के खिलाफ में भी यह लड़ने काम में आता है। यह हमारी बढ़ती हुई उम्र को भी यह रोकता है। यह हमारे में रिदम सेट भी करता है। हमारे सर पर जो दर्द होता है उसको भी यह कम करता है। तो विपश्यना कराया गया और उसमें पाया गया कि जिन लोगों ने ध्यान किए थे उनके मस्तिष्क में 300 pgml इतनी मात्रा में मेलाटोनिन पाया गया था। और जो लोग नहीं कर रहे थे, ऐसे जिनको कंट्रोल कहा जाता है, तो उनमें 65 pgml ही पाया गया था। यह जो प्रयोग है ये मैसन की टीम ने किया था 1995 में। और इसी मेलाटोनिन पर भी और रिसर्च आया। जी टुल्ली ने किया था, एस आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, टी नॉर्मन ने किया था, ए साली ने किया था 2000 में। और उनका परिणाम भी ऐसी तरह से आया कि मेडिटेशन करने से ये बढ़ जाता है मेलाटोनिन का लेवल। अब एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो यह जो यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी के भीतर में सेंटर है, स्कूल है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और हॉस्पिटल है एक मैसाचुसेट्स में, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल MGH। और वहाँ पर डिप्रेशन पर रिसर्च हो रहा है। डिप्रेशन क्लिनिक बने हुए हैं और रिसर्च प्रोग्राम बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो रिसर्च हुआ और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली एक महिला थी शैपेरो, ये महिला साइंटिस्ट, और एक गैले डिस्बॉर्डिस। इन दोनों ने, एक रेडियोबायोलॉजिस्ट है और एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने प्रयोग किया और प्रयोग करके फिर पाया, उनका इमेजिंग भी किया, ब्रेन की मैपिंग भी, इमेजिंग की fMRI से। तो fMRI से मैपिंग की तो एमिग्डाला रीजन दिमाग में जो था उसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया और पाया कि उसके पैटर्न में बहुत बदलाव हो गया जो मेडिटेशन किए उनमें और जो नहीं किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। 3 लोगों ने बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस से एंग्जाइटी घट जाती है, यानी उदासीनता और दुख और चिंताएं और तनाव घट जाते हैं, और सोरासिस में भी बहुत सुधार हो गया, डिप्रेशन समाप्त हो गया, और भावनात्मक जो असंतुलन था वह भी सही हो गया। तो ये जो शैपेरो थी
ये जब साइंटिस्ट नहीं बनी थी उस वक्त भी इसने जो है इसका प्रयोग किया था स्वयं पर और खुद पाया था कि ऐसा हो गया। तो बाद में जब ये साइंटिस्ट बने तो इनके मन में रहा कि जो मुझे लाभ हुआ था उसको मैं वैज्ञानिक रूप दूं, उसको मैं साइंटिफिकली प्रूव करूं। तो ये ऐसा उन्होंने किया, ये खुद वो लिखती हैं। और उन्होंने पाया कि वास्तव में इसका बहुत ध्यान का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। तो उन्होंने जो एफएमआरआई किया, उसका स्कैन किया, वो सब प्रमाण के रूप में मौजूद है। 8 वीक का उन लोगों ने कोर्स चलाया। इसको MBCT कहते हैं। एम से जो माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, पहचान के लिए। तो जो इनको पहचान की समस्या होती है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान। और इसके माध्यम से इन लोगों ने करके दिखाया कि सारे जो दोष हैं वे दूर हो जाते हैं। ब्रेन में यहाँ तक कि ट्यूमर भी ठीक हो जाएगा। हमने स्वयं ही कितनों पर कराया है। योग सीखने के लिए कितने लोग आते हैं, प्राणायाम से, ध्यान से ये सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिकों का रिसर्च है वो बता रहा हूँ, मेरा तो अपना खुद रिसर्च है। लेकिन चूंकि यहाँ ऐसी मशीनें नहीं हैं तो मरीज ही जो है प्रमाण होते हैं एक अर्थ में। नहीं मानने वाले के लिए तो मशीन है। मशीन उपकरणों के जरिए जो भी रिजल्ट आएगा, डेटा आएगा, तो उससे वो मान सकते हैं। 1970 में हार्वर्ड बेंसन ने, जो कि प्रोफेसर थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के, उन्होंने भी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पर बहुत सारे प्रयोग किए और मरीजों पर भी बहुत सारे कराए। तो उन्होंने पाया कि बहुत आराम महसूस होता है, डीप रिलैक्सेशन होता है, बहुत गहराई तक मरीज को आराम मिलता है। तो इन्होंने इसको द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स नाम भी दिया। 2012 में सारा लेजर ने उसी MGH यानी मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में रिसर्च किया और वहाँ उन्होंने पाया कि 8 सप्ताह तक जब कराया गया तो जो लाइनिंग थी ब्रेन की, कॉर्टेक्स की जो लाइनिंग थी वो जो है मोटी हो गई, भारी हो गई। तो ये है एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत सारे, वैसे तो मेडिटेशन में बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं और उसमें ड्यूरेशन भी होता है, वातावरण भी होता है, कहाँ पर आप कर रहे हैं, किनके साथ कर रहे हैं। लेकिन एक जनरल स्टैंडर्ड जो है इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसको धर्म से उसको बिल्कुल नहीं जोड़ा गया, उसको बिल्कुल सेकुलर रखा गया और उन्होंने कोर्स डेवलप कर लिया। 8 वीक का कोर्स डेवलप कर लिया। 2-2 घंटा डेली, 2 या 2.5 घंटा डेली ये ट्रेनिंग सेशन उन्होंने किया और देखा उन्होंने कि पहचान करने में बहुत, जो पहचान की समस्या से जूझते रहते हैं उनमें तो बहुत ज़बरदस्त सुधार उन्होंने पाया। तो माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है, इससे बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है जो मेडिटेशन करते हैं उनमें और जो नहीं करते उनमें। तो JMIR मेंटल हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पर ये सब किया गया था कुछ, तो उसमें ये सब पाया गया था कि किस तरह से ध्यान जो है हमें मदद करता है और हमारे अवेयरनेस को बढ़ा देता है, सजगता को बढ़ा देता है, हमारे भीतर जो भी शरीर में गतिविधियाँ हो रही होती हैं उसको बढ़ा देता है। तो आज हमें हमारा जो बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ तक पहुँचा है भाई, माप तो वहीं तक हो पाएगी। दिमाग में जो गतिविधि हो रही है उसको आंकने के लिए जो हमारे पास सूक्ष्म से सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उसी का प्रयोग तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में और भी सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो और भी जो गहरी चीज़ें हैं, गहरी बातें हैं, वह और भी क्षण करके प्रमाणित होकर के आएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। वॉल्स, कैथलीन मैरी, शार्प, जे बिचारा, इन लोगों ने कई टेस्ट किए और देखा कि जो अल्फा वेव जो है
वह काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है जिनको ध्यान कराया जाता है, उनमें थीटा वेव की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रमाण सहित ये हम लोग को मिलता है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो योग ध्यान है ये बस ऋषि मुनियों का इसी तरह बकवास है और ये सब क्या कर रहे हैं बकवास है। ये तो या तो फिर विज्ञान का मतलब होता है कि बिना प्रयोग किए हुए न उसको स्वीकार कीजिए न उसे इनकार कीजिए। तो एथिस्टों को चाहिए कि न स्वीकार करें न इनकार करें, बस प्रयोग देखें और वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए वह देखें और चाहे तो स्वयं भी प्रयोग करके देखें। तो यदि कोई आपसे प्रमाण पूछता है तो आप इन प्रमाणों को दे सकते हैं। ओम।